मैं पैसे नहीं दूंगी, समझे? नहीं दूंगी। तो मैं क्या करूं? गाली खाऊं? मुन्नी की भौहें तन गई थीं, लेकिन हल्कू की इस सच्चाई के सामने उसका गुस्सा धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसे महसूस हुआ जैसे हल्कू की बात एक कड़वा सच है जो उसे घूर रहा है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी में। शाम ढल रही है और मुन्नी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। हल्कू दरवाजे से अंदर आता है। उसके चेहरे पर थकान भी है और चिंता भी। मुन्नी, मुन्नी, सहना आया है। जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूट जाए। सिर्फ 3 ही रुपए बचे हैं। अगर दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? उसकी रातों को बिना कंबल के खेत में कैसे काटेगा? उसे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक पल के लिए चुप हो गया। उसका मन लड़खड़ा रहा था। पूस का महीना सिर पर है। बिना कंबल के रात भर खेत में बैठना मुश्किल है। लेकिन सहना बिना पैसे के मानेगा भी नहीं। गाली देगा, धमकाएगा। अरे मुन्नी, दे दो ना। अभी के लिए गला तो छूट जाए। कंबल का कोई और जुगाड़ कर लूँगा मैं। और सुनो, मैं कौन से जुगाड़ करोगे? हर बार वही कहानी। कोई खैरत में देगा क्या तुम्हें कंबल? कितना उधार बचा है जो कभी चुकाने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं खेती छोड़ देते। दिन रात मरने जैसे काम करो और फसल आए तो वो भी उधार में चली जाए। ऐसे खेती से तो मजदूरी बेहतर है। मैं पैसे नहीं दूंगी, समझे? नहीं दूंगी। तो मैं क्या करूं? गाली खाऊं? मुन्नी की भौहें तन गई थीं, लेकिन हल्कू की इस सच्चाई के सामने उसका गुस्सा धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसे महसूस हुआ जैसे हल्कू की बात एक कड़वा सच है जो उसे घूर रहा है। दैपिक सैटरडे आज आपके लिए लाए हैं मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें विथ योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपको और बेहतर स्टोरी एंड एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ। हमारी मिशन है लिटरेचर को इंटरटेनमेंट के जरिए सब तक पहुंचाना। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं। ये ले लो, लेकिन सुनो, अगली फसल के बाद खेती छोड़ देना, मजदूरी कर लेना। कम से कम इज्जत तो रहेगी। न बकेया ना किसी का धमकी। हल्कू ने धीरे से पैसे लिए और बाहर निकल गया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसने अपना दिल ही वहां छोड़ दिया हो। 3 रुपए जो उसने दिन रात की मजदूरी से जोड़ कर रखे थे, आज उसके हाथ से फिसल गए। हर एक कदम के साथ उसका सिर उसकी मजबूरी के बोझ से और दबा जा रहा था। पूस की काली रात, आसमान पर सितारे भी कांप रहे थे। हल्कू अपने खेत के कोने में एक पुरानी चारपाई पर पतली सी चादर ओढ़े पड़ा था। उसके नीचे वफादार कुत्ता जबरा अपना मुंह पैरों के अंदर घुसाए ठंड से कांप रहा था। दोनों की आंखों से नींद दूर भाग गई थी। क्यों रे जबरू, लग रही है ना ठंड?
बोला था घर पे पुआल पे सो जा, पर तुम भी मेरे साथ आ गए। अब भूख दो। समझे थे यहाँ हलवा पूरी मिलेगी। उसने अपनी कुनकुनाहट रोक दी, जैसे समझ गया हो कि मालिक को मेरी आवाज से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, अरे कल से मत आना मेरे साथ, वरना जम जाओगे। ये पिछुआ हवा जाने कहाँ से बर्फ लेके आ रही है। चल एक चिलम और पी लेते हैं, किसी तरह रात कट जाए। 8 चिलम पीने के बाद भी हल्कू की ठंड कम नहीं होती, पर जबरा के साथ होने से उसका दिल थोड़ा हल्का पड़ जाता है। हल्कू ने जबरा का सिर अपनी गोदी में रखा। उसकी देह से अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन हल्कू के लिए वो एक सुकून था, एक साथी था। अचानक जबरा को जैसे किसी जानवर की आहट मिली। अरे जबरा, आजा आजा इधर। मगर वो नहीं आया। वो तो खेतों के चक्कर लगाता रहा, इधर उधर दौड़ता, जोर जोर से भौंकता। कभी एक पल को लौट आता, फिर तुरंत फिर दौड़ पड़ता, जैसे उसके दिल में कर्तव्य की एक नई आग भड़क उठी हो। 1 घंटा और बीत गया। रात की ठंड और तेज हो गई थी, जैसे हवा बर्फ के तीर फेंक रही हो। हल्कू उठकर बैठ गया, दोनों घुटनों को छाती से चिपका लिया और सिर घुटनों के बीच छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। उसे लगा जैसे सारी रग रग में खून जम गया है। जहां लहू बहना चाहिए था, वहां जैसे बर्फ बह रही हो। उसने आसमान की तरफ देखा। सप्तर्षि आधे भी नहीं चढ़े थे, मतलब अभी सुबह बहुत दूर थी। रात अभी 1 पहर से भी लंबी थी। अरे वाह, मेरे खेत से थोड़ा ही दूर तो आम का बगीचा है। पतझड़ में पत्तों के ढेर लगे होंगे। अगर मैं उन्हें जला दूँ तो आग से थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। हाँ, क्यों ना वहीं चले, बस रात को कोई देख ना ले। समझेगा भूत प्रेत है। कौन जाने कोई जानवर ही निकल आए, लेकिन अब और ठंड बर्दाश्त नहीं होती। उसने कुछ अरहर के पौधे तोड़कर एक झाड़ू बनाया और हाथ में सुलगता हुआ उपला लिया। धीरे धीरे बगीचे की तरफ चल पड़ा। अब नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्ते बटोर कर आग जलाते हैं। थोड़ी देर ताप लेंगे, फिर खेत वापस आकर सो जाएंगे। अभी रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी राय दी, जैसे कह रहा हो हाँ चलो, और वो आगे आगे चल पड़ा। बगीचे में गहरा अंधेरा था। पेड़ों से बूंदें टप टप गिर रही थीं और हवा पत्तों को कुचलती जा रही थी। अचानक एक झोंका आया, मेहंदी के फूलों की महक लेकर। अरे जबरू, कैसी खुशबू आ रही है। तुम्हारी नाक में भी गई क्या? हल्कू जमीन पर पत्ते बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक बड़ा ढेर बन गया। हाथ कांप रहे थे, नंगे पांव सुन्न हो गए थे, पर हल्कू पत्ते जोड़ता ही गया। फिर उसने आग लगाई और पत्तों का पहाड़ जलने लगा। आग की लौ पेड़ों की ऊंची झाओं को छूने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे इस अंधेरी रात में रोशनी की एक नाव आंधियों में हिलती डुलती चली हो और पेड़ उस अंधकार को अपने कंधों पर उठाए खड़े हों। हल्कू आग के सामने बैठा, दोनों पैर फैला दिए और दोहर उतारकर बगल में दबा ली, जैसे कह रहा हो, आ ठंड, अब जो करना है कर ले। क्यों जबरू, अब तो ठंड भाग गई ना। जबरा ने खुशी से कूं कूं की, जैसे कह रहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। अरे ये उपाय पहले क्यों ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। अच्छा चलो एक खेल करते हैं, इस तालाब को कूदकर पार करते हैं, देखते हैं कौन जले बिना निकल जाता है। लेकिन सुनो, अगर जले तो दवा नहीं करूँगा, समझे। जबरा ने आंखों में डर लिए अलाव की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ये तो खतरनाक है। और इसके बारे में मुन्नी से कल कह मत देना, वरना लड़ाई करेगी पगली। हल्कू ने एक जोर का कूद लगाया और आग पार कर गया। पैरों में थोड़ी सी लपटें छू गईं, पर हल्कू हंस पड़ा। अरे ये तो कुछ भी नहीं। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। अरे ऐसे नहीं, तुमने तो खेल खराब कर दिया। चलो चलो हिम्मत दिखाओ, ऊपर से कूद कर आओ। जबरा ऊपर से कूदकर अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं और बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो कभी हवा के झोंके से जल उठती, फिर तुरंत आंखें बंद कर लेती। उसके बदन में गर्माहट आ गई थी, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, एक बोझ, एक आलस उसे दबा रहा था। हल्कू को ऐसा लगा जैसे जानवरों का एक झुंड खेत में घुस आया हो, शायद नील गायों का झुंड। कूदने फांदने की आवाजें, और अब तो साफ सुनाई दे रहा था फसल चरने की चर चर की आहट। नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच डालेगा उन्हें। हाँ, ये सब भरम है मेरा, अब तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जबरा, ओए जबरा। पर जबरा सिर्फ भौंकता रहा, वापस नहीं आया। और तब फिर से फसल चरने की आवाज। अब हल्कू को समझ आ गया ये सपना नहीं था, पर उसके पैर जैसे जंजीरों में जकड़े हुए थे। ठंड में खेत की तरफ भागना उसके लिए जहर था। लियो लियो। फसल तैयार थी, बहुत अच्छी खेती, पर दुष्ट नील गायें उसका सर्वनाश कर रही थीं। हल्कू ने कठोर इरादा करके कदम बढ़ाया, बस 2-3 कदम, और हल्कू फिर से उसी बुझ रही आग के पास आ बैठा। उसने राख को फिर से कुरेदा और अपने जमे हुए जिस्म को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फाड़ रहा था। नील गायें फसल का सत्यानाश कर रही थीं और हल्कू बस बैठा रहा। उसी गरम मिट्टी पर चादर ओढ़कर सो गया।
सुबह जब उसकी आंख खुली, चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और मुन्नी की आवाज सुनाई दी। क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आराम करते रहे और उधर सारा खेत बर्बाद हो गया। ओह, तो खेत से आ रही है? हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ झोपड़ी डालने से क्या हुआ? मैं तो मरते मरते बचा हूँ मुन्नी। पेट में ऐसा दर्द हुआ, मैं ही जानता हूँ। तुझे बस खेत की पड़ी है। दोनों खेत के डांड पर पहुंच गए। सामने पूरा खेत रौंदा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित पड़ा था, जैसे उसमें जान ही न हो। मुन्नी के चेहरे पर उदासी थी, पर हल्कू हल्कू प्रसन्न था। अब तो मजदूरी करके ही बल गुजारी भरनी पड़ेगी। चलो, रात को ठंड में हाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।